हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब परिवार इंग्लिश गुरु में स्वागत है। और हम लोग आ चुके हैं इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर का जो बुक है रेनबो पार्ट 2, उसके एक जो आपका चैप्टर का नाम है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, जो बर्ट्रैंड रसेल का एक एस्से है, उस पर हम लोग आ चुके हैं। और पेज नंबर 44 यानी 10वें पैराग्राफ तक हम लोग एक एक शब्द तोड़कर पढ़ चुके हैं। अब 11वें पैराग्राफ से हम लोग शुरू करते हैं। तो अगर आप मेरे इस वीडियो पे नए हैं और पीछे के बुक के वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दे रहा हूं, वहां से आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। चलिए, तो 11 नंबर पैराग्राफ पेज नंबर 44 से स्टार्ट करते हैं। कह रहा है द टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। टेम मीन्स क्या होता है? पालना। डोमेस्टिक एनिमल्स यानी घरेलू पशु, पालतू पशु। द टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स यानी कि पालतू घरेलू पशुओं को पालना, स्पेशली खास तौर पे द काउ एंड द शिप, खास करके गाय और भेड़। कहता है खास तौर पर गाय और भेड़ जैसे घरेलू पशुओं को पालना मस्ट हैव मेड लाइफ मच प्लीजेंटर एंड मोर सिक्योर। मस्ट हैव मेड, मेक का वर्ब 3, मेड यानी बनाना। लाइफ मच प्लीजेंटर, प्लीजेंट मीन्स क्या होता है? आनंददायक। अब मच प्लीजेंटर मीन्स ज्यादा आनंददायक, एंड मोर सिक्योर ज्यादा सुरक्षित। तो कहता है कि गाय और भेड़ों, खासकर गाय और भेड़ों जैसे घरेलू पशुओं को पालना हमारे जीवन को ज्यादा प्लीजेंट, ज्यादा आनंददायक और ज्यादा सुरक्षित अवश्य बनाया होगा। नेक्स्ट लाइन कहता है सम एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स, एंथ्रोपोलॉजिस्ट मीन्स मानव विज्ञानी। कहता है कुछ मानव विज्ञानी हैव एन अट्रैक्टिव थ्योरी, के पास एक आकर्षक सिद्धांत है। अट्रैक्टिव मीन्स आकर्षक, आकर्षक सिद्धांत है। क्या सिद्धांत? देखिए, that the utility of domestic animals was not foreseen. Foreseen means पूर्वानुमान लगाना, भविष्यवाणी करना, कि घरेलू पशुओं के उपयोगिता का पूर्वानुमान नहीं लगाया गया था कि किस प्रकार ये हमारे लिए उपयोगी होंगे। यानी कि गाय को पालेंगे तो उनसे हमें क्या क्या लाभ होगा, भेड़ को पालेंगे तो उनसे क्या क्या लाभ होगा, बैल को अगर हम पालतू बनाएंगे उनसे क्या क्या लाभ होगा, ये हम लोग नहीं जानते थे, इसका पूर्वानुमान हम लोग नहीं लगाए थे। बट द पीपल अटेम्प्टेड टू टेम, अटेम्प्ट मीन्स क्या होता है? प्रयास। कहता है ना अटेम्प्ट टू मर्डर यानी हत्या का प्रयास। तो कहता है बट द पीपल अटेम्प्टेड टू टेम, लेकिन लोगों ने पालने का प्रयास किया। व्हाट एवर एनिमल देयर रिलीजन टॉट देम टू वर्शिप, जिस किसी भी जानवर को उनके धर्म ने पूजा करना सिखाया। यानी जिस किसी भी जानवर को पूजनीय बताया गया हमारे धर्म के द्वारा, हम लोगों ने उसे पालने का प्रयास किया। आपके सामने एग्जाम्पल मौजूद है, गाय, भेड़, बकरी, आपके हाथी, घोड़ा, ठीक है। तो सारे का रिलेटेड हमारे रिलीजियस लाइफ से जरूर है, हमारे धार्मिक जीवन से जरूर वो लोग जुड़े हुए हैं। अब देखिए द ट्राइब्स, अब जैसे एग्जाम्पल बतलाते हैं, जैसे गृह प्रवेश होता है तो वहां पर गाय का रहना आवश्यक है, होता है ना। अब जैसे कि हम लोग गाय के गोबर से ही लिपते हैं, बहुत सारे ओकेजन में बैल यानी बसहा को पूजते हैं लोग, घोड़ा का भी कुछ ना कुछ, हाथी, सारे का कुछ ना कुछ रिलीजियस यानी धार्मिक महत्व जरूर है हमारे जीवन में। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि द ट्राइब्स दैट वर्शिप्ड लायंस एंड क्रोकोडाइल्स डाइड आउट। डाई आउट मीन्स विलुप्त हो जाना। कहता वो प्रजाति, ट्राइब्स मीन्स प्रजाति, वो प्रजाति जो शेरों और घड़ियालों की पूजा करते थे वे विलुप्त हो गए यानी समाप्त हो गए। अब वाइल दोज टू होम द काउ और द शिप वाज सैक्रेड एनिमल प्रोस्पर्ड, और वो लोग जो गाय और भेड़ को सैक्रेड यानी पवित्र जानवर मानते थे वे प्रोस्पर की यानी फले फूले, काफी बढ़े। आई लाइक दिस थ्योरी, कहता है मैं इस सिद्धांत को पसंद करता हूं। कौन? बर्ट्रैंड रसेल कहते हैं कि मैं इस सिद्धांत को पसंद करता हूं कि गाय, भेड़ जैसे पशुओं को पालने वाले लोग खूब विकसित हुए और क्रोकोडाइल और शेरों जैसे जानवरों की पूजा करने वाले विलुप्त हो गए। बिल्कुल सही। आप पिक्चर में देखते होंगे जहां जनजातियों का दिखाता है, जहां जंगली लोगों का दिखाता है, वहां हा मुंह करके आग निकल रहा है, उसका पूजा हो रहा है, घड़ियाल है, सांप है, उसका पूजा हो रहा है, बलि देना है। तो उस तरह के जो जनजाति थे वे विलुप्त हो गए, लेकिन जो गाय, भेड़, बकरी, घोड़ा, इस सब टाइप के जानवर को जो पालने का प्रयास किए वे काफी फले फूले। अब आगे कर रहा है 12 में कि नहीं, इसी में एक लाइन और बचता है, कहता आई लाइक दिस थ्योरी, मतलब मैं इस सिद्धांत को पसंद करता हूं। एंड इन द इंटायर एब्सेंस ऑफ एविडेंस, इंटायर मीन्स समूचा, एब्सेंस माने अनुपस्थिति, एविडेंस मीन्स प्रमाण। कहता और समूचे प्रमाण की अनुपस्थिति में, फॉर और अगेंस्ट इट, इसके लिए या इसके खिलाफ, आई फील अ लिबर्टी टू प्ले विथ इट, मैं इसके साथ खेलने का आनंद मनाता हूं। लिबर्टी में स्वतंत्रता का आनंद उठाता हूं। अब क्या करा 12 में देखिए, इवन मोर इंपोर्टेंट देन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स वाज द इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। कहता है कि कृषि का आविष्कार जो था वह
पशुपालन से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण आविष्कार था। इस लाइन को अंडरलाइन कर लेंगे कि कृषि का आविष्कार पशुपालन से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण आविष्कार था। which however introduced bloodthirsty practices into religion that lasted for many centuries। कहता है हालांकि जो यानी कि कृषि जो है वह इंट्रोड्यूस मैंने परिचय कराना ब्लड थर्स्टी प्रैक्टिसेस मतलब खून के प्यास का अभ्यास हमारे धर्म में है ना, खून के प्यास के अभ्यास से हमारा परिचय कराता है। कहने का यहाँ पर तात्पर्य यह है कि कोई खेती करने से पहले बलि दिया जाता था, खेती करने से पहले है ना कुछ उस टाइप का काम किया जाता था जिससे कोई पशु कोई मनुष्य आहत हो, उस टाइप का काम किया जाता था। तो वही कर रहे हैं उसी को कहें क्या, ब्लड थर्स्टी प्रैक्टिसेस। कहता है हालांकि कृषि जो है हमें है ना खून के प्यास के अभ्यास से हमारे धर्म में हमारा परिचय करवाता है जो कई सदियों तक चला है ना। ये इस टाइप का काम जो है बलि वगैरह कई सदियों तक चला। अब क्या करा देखिए, फर्टिलिटी राइट्स मीन्स क्या होता है, संस्कार। जैसे मुंडन संस्कार हुआ, क्या कहते हैं कि मृत्यु उपरांत कोई संस्कार होता है उसको कहते हैं राइट्स, है ना, RITES। तो फर्टिलिटी राइट्स टेंडेड टू इन्वॉल्व है ना, टेंडेड टू इन्वॉल्व मीन्स शामिल होने की प्रवृत्ति, ह्यूमन सेक्रीफाइस एंड कैनिबलिज्म। सेक्रीफाइस मीन्स बलिदान, कैनिबलिज्म मीन्स नरभक्षीपन यानी मनुष्य को खा जाए, कैनिबल नरभक्षी। तो ये करा है फर्टिलिटी राइट्स मतलब उत्पादकता का जो था कर्म है ना, टेंडेड टू इन्वॉल्व ह्यूमन सेक्रीफाइस एंड कैनिबलिज्म मतलब मानव क्या कहते हैं सेक्रीफाइस मीन्स बलिदान और नरभक्षीपन है ना के शामिल होने की प्रवृत्ति से हमारा परिचय कराता है। अब देखिए क्या करा है, मोलोक। यहाँ पर मोलोक का कहने का मतलब है एक प्रकार का भूत, एक प्रकार का घोस्ट, एक प्रकार का क्या कहते हैं राक्षस। मतलब कि पुराने लोगों की मान्यता थी कि मोलोक एक ऐसा क्या कहते हैं भूत है जिसे अगर बच्चों का खून न दिया जाए पीने के लिए यानी खेत में न पटाया जाए वो खेत से पी लेगा तो कोई भी फसल नहीं बढ़ेगा। तो इसी प्रकार के भूत को क्या कहते हैं, मोलोक। तो कहता है मोलोक वुड नॉट हेल्प द कॉर्न टू ग्रो। कहता है मोलोक जो है वह फसल को बढ़ने में मदद नहीं करेगा, कॉर्न मीन्स अनाज को बढ़ने में मदद नहीं करेगा, अनलेस मतलब जब तक कि नहीं, अनलेस ही वाज अलाउड टू फीस्ट मीन्स क्या होता है भोज, FEAST और FEST मैंने मुक्का। तो कह रहा है अनलेस ही वाज अलाउड टू फीस्ट ऑन द ब्लड ऑफ चिल्ड्रन, जब तक कि उसे बच्चे के है ना खून का भोज का अनुमति नहीं दिया जाता है, यानी कि जब तक कि उसे प्रचुर मात्रा में बच्चे का खून नहीं दिया जाता है तब तक वो हमारे फसल को बढ़ने नहीं देगा, हमारे अनाज को बढ़ने नहीं देगा। ऐसी लोगों की मान्यता थी। कहता अ सिमिलर ओपिनियन वाज एडोप्टेड बाय द इवेंजिकल्स ऑफ मैनचेस्टर इन दी अर्ली डेज ऑफ इंडस्ट्रियलिज्म। इंडस्ट्रियलिज्म क्या हुआ, उद्योगवाद। कहता उद्योगवाद के प्रारंभिक दिनों में, अर्ली डेज औद्योगिकवाद के प्रारंभिक दिनों में है ना, इवेंजिकल्स मैनचेस्टर के जो एक विख्यात व्यक्ति थे इवेंजिकल्स, उन्होंने इसी प्रकार की थ्योरी को अपनाया। एडोप्ट मीन्स क्या हुआ, अपनाना। अब देखिए अब क्या करा आगे, व्हेन दे केप्ट 6 years old चिल्ड्रेन वर्किंग 12 to 14 hours a day। कहता है जब वे 6 साल के बच्चे को 12 से 14 घंटे लगातार काम करवाते थे। इन कंडीशन परिणाम यह होता था कि है ना कॉज्ड मोस्ट ऑफ देम टू डाई, परिणाम यह होता था कि उनमें से ज़्यादा की मृत्यु हो जाती थी। अब छोटे बच्चे थे उनसे 12 से 14 घंटे काम करवाया जाता था तो क्या होता था परिणाम, ज़्यादातर बच्चे मर जाते थे। इट हैज नाउ बीन डिस्कवर्ड दैट, कहता अब यह पता लगा लिया गया है कि, डिस्कवरी पता लगाना, अब यह पता लगा लिया गया है कि ग्रेन विल ग्रो, अनाज बढ़ेंगे, एंड कॉटन गुड्स कैन बी मैन्युफैक्चर्ड, और रुई यानी सूती के समान, रुई के समान बनाए जा सकते हैं विदाउट बीइंग वाटर्ड बाय द ब्लड ऑफ इन्फेंट्स। इन्फेंट्स मीन्स नवजात बच्चे, बिना नवजात बच्चे के है ना खून को, वाटर मीन्स पटाना, वर्ब में क्या होता है पटाना, बिना नवजात बच्चों के खून को पटाए बिना अब यह पता लगा लिया गया है कि रुई के समान आसानी पूर्वक बनाए जा सकते हैं। इन द केस ऑफ ग्रेन द डिस्कवरी टुक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। कहता है कि अनाज की स्थिति में मतलब कि अनाज बढ़ेंगे बिना खून पटाए हुए, ये सब जानकारी लेने में लोगों को हजारों वर्ष का समय लग गया। इन द केस ऑफ द कॉटन गुड्स, कहता और रुई से सामान बनाने के स्थिति में हार्डली सेंचुरी, महज 100 साल में ही लोग जान गए कि बिना कुछ बलिदान किए हुए ही संभव हो सकता है। सो परहैप्स, इसलिए शायद देयर इज सम एविडेंस ऑफ प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड, कहता इसलिए शायद है ना विश्व में विकास के प्रमाण मौजूद हैं, इसलिए शायद विश्व में विकास के प्रमाण
मौजूद हैं। अब 13 पैराग्राफ कहता है द लास्ट ऑफ द ग्रेट प्रीहिस्टोरिक इन्वेंशंस वाज द आर्ट ऑफ राइटिंग। प्रीहिस्टोरिक मींस क्या हुआ? प्रागैतिहासिक काल। अब प्रागैतिहासिक काल किसको कहते हैं? जिसका कोई लिखित विवरण मौजूद न हो। आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे, जिसका कोई लिखित विवरण मौजूद न हो ऐसे समय को क्या कहते हैं? प्रीहिस्टोरिक, यानी कि प्रागैतिहासिक काल। कहता द लास्ट ऑफ द ग्रेट प्रीहिस्टोरिक इन्वेंशन वाज द आर्ट ऑफ राइटिंग। कहता लेखन कला का आविष्कार, है ना, लेखन कला का आविष्कार जो था वह प्रागैतिहासिक काल का सबसे अंतिम आविष्कार था। व्हिच वाज इंडीड अ प्रीरिक्विजिट ऑफ हिस्ट्री। प्रीरिक्विजिट मींस क्या होता है? पहले से आवश्यक। कहता जो शायद इतिहास के लिए पहले से आवश्यक था, है ना। अगर लेखन कला पहले से विकास हुई होती तो इतिहास और ज़्यादा विकसित होता, और ज़्यादा लोग गहराई से कुछ चीज़ के बारे में लिख पाते। अगर राइटिंग मतलब लेखन, लाइक ए स्पीच मतलब भाषण की तरह, बोलने की तरह, डेवलप ग्रेजुअली धीरे धीरे विकास किया, यानी कि जैसे धीरे धीरे ग्रेजुअली, है ना, स्पीच विकास किया, बोलने का कला विकास किया, उसी तरह धीरे धीरे लेखन कला भी विकास किया। एंड इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर, है ना, डिजाइंड टू कन्वे अ मैसेज। कहता एंड इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स डिजाइन टू कन्वे अ मैसेज। कन्वे मीन्स क्या होता है? भेजना। कहता और एक समाचार को भेजने के लिए, है ना, पहले क्या तस्वीर तैयार किया जाता था, यानी पिक्टोरियल था पहले, यानी तस्वीर बना करके कोई मैसेज भेजा जाता था जब लेखन कला नहीं आई थी। तो यहाँ पे करा एंड इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स डिजाइन टू कन्वे अ मैसेज इट वाज प्रोबेबली एज ओल्ड एज स्पीच। कहता है इस मतलब कि तस्वीर बना करके किसी को संदेश भेजना यह संभवतः उतना ही पुराना है जितना कि बोली, भाषण। बट फ्रॉम पिक्चर टू सिलेबल, सिलेबल में क्या होता है? उच्चारण की इकाई। कहता है लेकिन फ्रॉम पिक्चर टू सिलेबल, है ना, कहता है लेकिन तस्वीर से उच्चारण की इकाई, है ना, सिलेबल राइटिंग मतलब उच्चारण की इकाई लेखन, एंड देंस टू दी अल्फाबेट, और तब वहां से वर्णमाला लेखन वाज अ वेरी स्लो एवोल्यूशन, काफ़ी धीमी क्रांति थी। मतलब ये सारा जो काम हुआ काफ़ी धीरे धीरे हुआ। एवोल्यूशन में क्या हुआ? क्रांति। इन चाइना द लास्ट स्टेप वाज नेवर टेकन। देखिए ये अंतिम लाइन है और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। कहता चाइना में अंतिम कदम कभी नहीं उठाया गया। अब अंतिम कदम क्या नहीं उठाया गया? देखिए आपका जब मोबाइल हैंग करता हो तो उसमें चिड़चिड़ी पर आ जाता है, यानी कि चाइना का लैंग्वेज सबसे टफ माना जाता है। क्यों टफ माना जाता है? तो चाइना के लैंग्वेज को कभी विकास ही नहीं किया गया। यानी कि हमारा देखेंगे तो पहले प्राचीन इंग्लिश MEE लिखाता था, आज क्या लिखाता है? ME, यानी कि धीरे धीरे सहज बनाया गया। हिंदी में भी देखेंगे कि आज से 20 साल 25 साल पहले जो शब्द लिखाता था आज उसको और सुधार के लिखा जाता है, यानी कि आसानी पूर्वक लोग लिख पाए। लेकिन चाइना में जो आज से 500 साल पहले जो शब्द लिखाता था, जो वर्ड लिखाता था, जो उनका शब्द था, वो आज भी है। इसलिए आज के लोगों को चाइना भाषा समझने में मजबूरी है। और चाइना के लोगों की तो उनका भाषा ही है, उनको मजबूरी है कि उनको सीखना। हमारे लोग के यहाँ ऐसा थोड़े है कि इंग्लिश सीखना अनिवार्य है, हिंदी सीखना अनिवार्य नहीं है, जबकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। तो इस प्रकार स्टूडेंट आपका ये चैप्टर जो है खत्म हो गया, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। अब इसका जो आपका क्वेश्चन आंसर है जस्ट इसके बाद के वीडियो में डाल दूंगा। तब तक के लिए कितना ही। अगर आपको कोई समस्या आई हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए धन्यवाद।